नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ युवा उद्योगपति विदु पगरहरी जी हैं, जो केवल उद्योगपति ही नहीं, आप नेता भी हैं और आप ऐसे नेता, पहले नेता हैं जो इलाहाबाद, चित्रकूट और बांदा तीनों जिलों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में आप गायक भी हैं, आपके एल्बम भी आ चुके हैं। आज युवा उद्योगपति विदु पगरहरी जी से राजनीति पर, उद्योग जगत पर और कुछ कला संस्कृति पर बात करते हैं। पिताजी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि आप एक उद्योगपति हैं और आज की तारीख में उद्योगपतियों की क्या समस्या? उद्योगपतियों की समस्या इस समय बिजनेस पूरा बंद हो गया है, यही सबसे बड़ी समस्या है। बिजनेस बंद नहीं हुआ है, बिजनेस रुक गया है। और जो रुक गया है उसमें जो उनके जो मिनिमम एक्सपेंडिचर्स हैं, मिसाल के तौर पर सैलरी सबसे बड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इट इज नॉट ओनली लायबिलिटी, इट इज नॉट ओनली द लायबिलिटी, बल्कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे स्टाफ होते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह होते हैं और उनके घर में चूल्हा जलता रहे और वो संपन्न रहें, वो लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है। ये चिंता सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख। आज मतलब लॉकडाउन की वजह से। आज नेताजी, मेरा एक दूसरा सवाल इसी पर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं नेता नहीं हूँ। वो भी है, राजनीति पर भी है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, एक अभी तो उद्योगपति के रूप में आप बताइए, क्या कोरोना महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया है? दुनिया की केवल भारत की समस्या नहीं? जी, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदला ही नहीं, अभी तो फिलहाल रोक दिया है, ठप कर दिया, रोक दिया है। और ये कहाँ से शुरू होगा ये अभी कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, हम लोग भी मंथन करते रहते हैं। ये कहाँ से शुरू होगा? ये पहले तो कोरोना रुके, बिल्कुल सबसे पहले, और जनजीवन सामान्य हो, उसके बाद व्यापार भी और भी तमाम चीजें, वो फिर देखेंगे कि कहाँ से शुरू करना है। हर आदमी का अपना अपना समस्याएं हैं और उन समस्याओं को देखते हुए कहाँ से वो शुरू करेगा, ये उसके ऊपर फिर वो मंथन करेगा, तब वहाँ से शुरू करेगा। मेरा अगला सवाल इसी पर है सर, और आपने सोशल मीडिया पर और जगह की चिंता भी व्यक्त की है भारत के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आप कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखते हैं कि क्या होना चाहिए और इसमें क्या आफत बाद में आ सकती है? अर्थव्यवस्था होनी चाहिए किसकी तरफ से? मेरा कहने में किस तरीके से इसको चालू किया जाएगा, किस तरीके से रिन्यू किया जाएगा, जो घाटा हो चुका है और आज की दौर में जो संकट है, चाहे वो मजदूरों में संकट है, चाहे वो खुद उद्योगपतियों पर संकट है, चाहे वो ट्रेवल एजेंसी, कुछ भी हो, आज सब ठप पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार काम कर रही है वो इनफ है या आने वाली दिनों में इसकी क्या भयावह स्थिति आप देखते हैं उद्योगपति? नहीं, देखिए ऐसा है कि इनफ तो नहीं है। मैं इस बात को लेकर के प्रशंसा करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की, और साथ ही साथ भारतवर्ष के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की भी। सभी लोग बहुत अलर्ट हो गए हैं और पूरी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, जान बचनी चाहिए। इस भयावह स्थिति में जान बचनी चाहिए, ये सबसे बड़ा लक्ष्य बना करके चले। लेकिन साथ ही साथ, और उसमें काफी हद तक सफल है, आंकड़े बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड आप जहां जहां पे भी कोरोना है और वहां के डेथ रेट्स को अगर आप देखेंगे वो इंडिया से हो जाएगा, इंडिया का न्यूनतम है। मैं इस मामले में अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस की बहुत हृदय से तारीफ करूंगा। उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप बहुत राइट टाइम पे उठाया। देखिए, अमेरिका अभी तक नहीं उठा पा रहा है। बहुत क्या कहा जाए ट्रम्प साहब को, मैं वो राज्यों के गवर्नर के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। वो उनको लगता है कि उनकी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी,
उनको जनता की जान की मोह कम है। इकोनॉमी तो चौपट हो चुकी है। पहले जान बचाइए। जान अगर आप कहीं बची रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तो इकोनॉमी जहां कहीं, क्योंकि जिस लेवल पे चौपट हो चुकी होगी, आप वापस जान लगा करके उसको उठाने का प्रयास कर सकेंगे। जब जान ही जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या बचाएंगे। लेकिन जो अभी आप इकोनॉमी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी की तरफ अभी ध्यान सरकार बिल्कुल नहीं दे रही, और ये इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हम कभी ये सुनते हैं कि बिजली 3 महीने का एवरेज निकाल करके चार्ज करेगी। आप ये बताइए, सैलरी देने के लिए तो सरकार ने सबको कह दिया कि सबको आपको सैलरी देते रहना है। हम भी देना चाहते हैं और पूरा प्रयास करेंगे, जहां तक हो सकेगा हम वहां तक देंगे, जहां तक हो सकेगा हम वहां तक देंगे। लेकिन ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे ऊपर ही है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को भी अपने ऊपर थोड़ी बहुत तोड़नी चाहिए। बिजली अगर कंज्यूम नहीं हो रही है तो मिनिमम चार्जेस हमसे क्यों लिए जा रहे हैं? अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका, जबकि आना चाहिए। 3 महीने का एवरेज आप पीक सीजन का लगा रहे हैं, वो भी आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आपने एवरेज निकाल रहे हैं और चार्ज करेंगे जिस समय बिजनेस एकदम बंद हो गया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आप एवरेज, जब आमदनी नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बिजली का एवरेज वहां पे चार्ज क्यों किया जाएगा? कहने का मतलब कि ये सब सर्विसों की 3 महीने का पूरा माफ होना चाहिए। भाई आप तमाम क्या बोलते हैं व्यापारिक संगठनों ने अपनी तरफ से अपील की है, सोशल मीडिया में भी कई जगह आया है, कई लोगों ने अपने लेटर पैड में दिए, साहब एज पर एक्चुअल चार्ज करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप माफ कर दें, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं सब बिजली पंखा चल रहा है, तो इसका हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तो चार्ज करने जा रहे हैं कि जब मिनिमम चार्जेस हम लगाएंगे, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे आप जो है मिनिमम चार्जेस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? मत लगाइए। ये एक तो आमदनी कहीं मुझसे हो नहीं रही है, आमदनी होगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको सैलरी देना है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो भी टैक्सेस हैं, अभी इंटरेस्ट के ऊपर आया है, EMI के ऊपर, कि EMI डिफर कर दी गई, टाल दी गई। हाँ, EMI डिफर कर दी गई, लेकिन इंटरेस्ट नहीं बंद किया। अब 3 महीने तक आपने EMI को अगर जो डिफर किया है, उन 3 महीने पे आपकी जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसको आप जो है कंपाउंडिंग कर दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आप जानते होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आप उस इंटरेस्ट अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ करके और उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट आप चार्ज करने जा रहे हैं। इसको बहुत ही गंदी लैंग्वेज में गिरे पे 4 लात मारना कहते हैं। ऐसे ये भाई आप इस पीरियड में आप EMI विदाउट इंटरेस्ट कर दीजिए, EMI चार्ज करिए, विदाउट इंटरेस्ट कर दीजिए। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। हाँ भाई, कहीं से आमदनी नहीं हो रही है, मनी जनरेशन कहीं से नहीं हो रहा है, कहां से ला करके देगा व्यापारी? इसके बारे में छोटी छोटी कंट्रीज 10-10 लाख करोड़ के पैकेजेस बिजनेस हाउसेस के लिए उन्होंने बना लिए। हमारी कंट्री में अभी सिर्फ 1 या 1.5 लाख करोड़ का पैकेज बना है। 10-10 लाख करोड़ के पैकेज 1.76 लाख करोड़ रुपया तो जारी किया जी, 1.76 लाख करोड़ रुपए की जारी किया। इसका बाइफर्केशन अभी तक तो नहीं आया, गरीबों के खाते में नहीं। इसका बाइफर्केशन जो है गरीबों के खाते में आपने डायरेक्ट डाल दिया। व्हाट अबाउट द बिजनेस हाउसेस हु आर पेइंग ह्यूज टैक्सेस? उनको क्या रिलीफ? उनको क्या आप रिलीफ दे रहे हैं? आप मैं बहुत अफसोस के साथ जो है मुझे कहना पड़ा, मैंने DM के यहाँ उनकी मीटिंग मैंने अटेंड की थी, वहाँ पे मीडिया के लोग भी थे। उद्योगपतियों की मीटिंग नहीं थी, उसमें जो लोग एसेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में जो लोग हैं उनको बुलाया गया ताकि एसेंशियल सर्विसेज
का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका वितरण सुचारू रूप से होता रहे और उसमें छोटे छोटे दुकानदारों को जिस तरीके से ब्लैक मार्केटर बोला गया, मैं क्षमा चाहूंगा, ये बताइए मार्केट रेट से अधिक रेट का गेहूं एफसीआई ने हम लोगों को क्यों दिया? हमने डीएम साहब से इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ये मान इसको लेकर के आप सब खुश हो जाइए कि बिना ई टेंडरिंग के आपको गेहूं मिल गया। अरे साहब ई टेंडरिंग कर दीजिए ना, आप ये एहसान हमारे ऊपर लाद रहे हैं और हमको ब्लैक मार्केटिंग कह रहे हैं। और एफसीआई क्या कर रहा है? वो खुद महंगा दे रहा है। और एफसीआई क्या कर रहा है जो कि सरकारी संस्थान है? वो मार्केट रेट से महंगा दे रहा है। हम लोगों ने तो सरकार का जॉब वर्क कर दिया, हमको उन्होंने गेहूं दिया, हमने उनको एडवांस पेमेंट दे करके गेहूं उठाया और उसके बाद मार्केट में हमने आटे की सप्लाई कर दी और वो सस्ती नहीं हुई। लांछन हमारे ऊपर ही लगा कि सस्ता मार्केट जो है आटा क्यों नहीं बेचा है, लांछन हमारे ऊपर लगा दिया। एफसीआई के ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि आपने मार्केट रेट से जो कि आपकी अनाज मंडी में जो गेहूं मिल रहा है उससे महंगा आपने क्यों दिया? मुख्य समस्या व्यापारियों की जस की तस बनी हुई, बल्कि उससे बदतर हो। कोई भी सरकारी विभाग चाहे केंद्र का हो चाहे किसी भी राज्य का हो, इस तरफ तो आंख खोल करके देखना पसंद ही नहीं कर रहा है। हमको इस बात का लेकर के बहुत दुख है और मैं अपनी पीड़ा आपके माध्यम से बताना चाहता था, मैंने बता दी। जी जी, अरे आपको क्या लगता है कि कोरोना महामारी की वजह से जी आने वाले समय और भी बदतर होंगे या जो है अब जो स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है इससे सहूलियत? गवर्नमेंट को की जो भी स्टेप्स उठा रहे, जो भी गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही है, प्लस साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स हम मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मेरा इसी में एक और जोड़ लीजिए जी, जैसे कि क्या लॉकडाउन करना ही एक इलाज है? लॉकडाउन उठने के बाद फिर नहीं, लॉकडाउन के अलावा और कोई इलाज नहीं। लॉकडाउन के अलावा भाई लॉकडाउन से ही सोशल डिस्टेंसिंग होगी। आप अगर लॉकडाउन खोल देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी और जब खत्म हो जाएगी तो आप कोरोना को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि ये टच से हो रहा है। हाउ लॉन्ग दिस विल बी हैपन? जब तक कोरोना जिंदा है और कोरोना को मारने के लिए अभी कोई मेडिसिन नहीं पैदा हुई है, अभी तक इसके टीके नहीं बने हैं और जो टीके बनेंगे तो उसमें उसके एक्सपेरिमेंट्स सर वो कम से कम उसमें 1 साल लगेगा। सर यही मैं बात कर रहा था कि मीडिया की रिपोर्ट ये है, CNN और तमाम चैनलों की रिपोर्ट ये है कि इसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं। हम तो मिनिमम 1 साल बता रहे हैं, हो सकता है ज्यादा। कोई अर्थव्यवस्था 3 साल तक लॉकडाउन रह सकती है। आपके पास और कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हुए और शासन प्रशासन का कहना मानते हुए सिर्फ लॉकडाउन ही एक रास्ता है और इसका हम सभी लोगों से जो है हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसका पालन करें। नेताजी अब चलती राजनीति आते हैं जी, कोरोना का तो सभी लोग दिखा रहे हैं, विश्व के चैनल से दिखा रहे हैं, आपने भी चिंता प्रकट की। सबसे पहले तो इलाहाबाद, चित्रकूट और बांदा तीनों जिलों की जनता ये जानना चाहती है कि विदुप प्रहरी जी किस पार्टी के नेता है, किस पार्टी में आस्था रखते हैं? विदुप प्रहरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी तो फिलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और आज की इस महामारी में, इस इमरजेंसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर साहब अपने योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और ईश्वर की कृपा से सफल भी होते चले जा रहे हैं। मैं उनको हृदय से बधाई भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं। ठीक है, सरकार के साथ तो पूरी आवाम है जी, सरकार के साथ सारे विपक्षी दल भी हैं। आप चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज इन तीनों जिलों से आपके होर्डिंग्स लगते हैं, लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर कोई एक क्षेत्र आप बताइए। चुनाव लड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है, जनता के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं आपने अभी
मुझे नेता कह करके संबोधित किया। मैंने आपको मना भी किया था कि मुझे आप नेता मत बोलिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। हाँ, सामाजिक व्यक्ति जरूर हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, समाज के बीच में उठता बैठता हूँ और समाज के में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने का मैं प्रयास करता हूँ। तीनों जिले की जनता ये जानना चाहती है कि विदुप अग्रहरी शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ना चाहते हैं या मुंह मानिकपुर से लड़ना चाहते हैं, चित्रकूट की विधानसभा या जो है बांदा विधानसभा के सदस्य लड़ना। ये तो भाग्य और संजोग है। राजनीति में थोड़ी थोड़ी देर में भी स्थितियां बदलती रहती हैं। समय आएगा, अभी विधानसभा का चुनाव आने में अभी 1.5 साल है, देखा जाएगा। 2017 में जब आप भाजपा में शामिल हुए, 17 में नहीं, 14 में, 13 में आप शामिल हुए। हाँ, 13 में आप शामिल हुए। 14 में पिताजी जो है सांसद के चुनाव में। 2017 में ये हो रहा था कि विधानसभा चुनाव आप जरूर लड़े। हाँ, हमने टिकट मांगा था, आप नहीं लड़े, लेकिन मांगा कहाँ से था यही नहीं कंफर्म। नहीं, हमने मांगा था, मानिकपुर से मांगा था, करवी से मांगा था, शहर उत्तरी से भी मांगा था और पार्टी से कहा था कि अगर आप उचित समझें तो मैं दक्षिणी से भी लड़ जाऊंगा। हालांकि वो मेरी प्रेफरेंस नहीं थी। उसका मुख्य कारण ये था कि उस क्षेत्र में सांसद हमारे पिताजी थे। वही मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 4 विधानसभा से आपकी तैयारी एक साथ चल रही है, तो बहुत बड़ी बात है ना। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2017 में आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, नहीं लड़ पाए, सहयोगी कह लीजिए, पाटिल साहब से मांगा था, उनको कैंडिडेट और मिल गए। 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया, लेकिन आप लड़े नहीं। हाँ, मैंने ये कहा था कि मेरे पिताजी को टिकट नहीं दिया जाएगा तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। मैं उनका बेटा हूँ, घर में प्राथमिकता पहले आ गई कि भाई उनके चुनाव को मैनेज करो। 2022 आप गुड मैनेजमेंट करते हैं, मुझे भी मालूम है। 2022 के चुनाव विदुप अग्रहरी लड़ेंगे विधानसभा या नहीं लड़ेंगे, आज आप कंफर्म करिए। मैं लड़ना चाहता हूँ, पार्टी मुझे इस काबिल समझे तो मैं पार्टी के साथ आ जाऊँ। कौन सी पार्टी? अभी तो आपने कहा मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ विदुप अग्रहरी किसी पार्टी के प्रति जाना चाहते हैं? कोई पार्टी खुद चल के आएगी, आपको कैसे भरोसा होगा? आपको तो जाना होगा ना। मैंने आपको तो आस्था, मैंने आपको बताया ना, चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं, सामाजिक रहना मेरी प्राथमिकता है। कोई भी पार्टी अगर मुझे इस लायक समझेगी कि विदुप अग्रहरी को टिकट दिया जाए और ये सामाजिक कार्य में अच्छे रहेंगे, पार्टी का नाम रोशन करेंगे, पार्टी की जो भी अच्छी नीतियां होंगी मैं उसको प्रचारित करूंगा। ये आपने खुद दिमाग में बनाया होगा। जैसे आपका संबंध तो समाजवादी पार्टी से भी रहा है, बीजेपी से भी रहा है, अभी बहुजन समाज पार्टी से छुट्टी हुई है, उससे भी रहा है। नहीं, उनसे अभी चूंकि लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और तो इस दरमियान हम लोगों ने साथ साथ मिलकर के काम किया और उनसे भी मधुर संबंध हुए बने। मेरा सर आपसे प्लीज मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं 2022 विधानसभा के लिए आपका क्षेत्र और दल कौन सा होगा? इस पर देखिए, क्षेत्र तो मैं इलाहाबाद जनपद में और बांदा चित्रकूट अलग अलग जनपद है, वहाँ पर उन दोनों जनपदों में प्लस इलाहाबाद जनपद में तीनों जिलों में मैं सामाजिक रूप में सक्रिय हूँ। और मुझे अगर कोई पार्टी अगर मौका देगी तो मैं उस पार्टी के साथ हूँ, नहीं पार्टी का मौका देगी तो फिर मैं सामाजिक बन करके अपना सुखी हूँ, मैं किसी दल में नहीं। आप तो एक गायक भी रहे हैं, आपका एल्बम भी आया है, अभी भी आप गायक हैं, अभी भी आपका शौक है गाने का कि बस खत्म? नहीं, गाता हूँ और अभी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह से मैंने की हूँ। और आपकी रिकॉर्डिंग अक्सर विदेशों में होती है? सिंगापुर में रिकॉर्डिंग? नहीं, वो थाईलैंड में एक एल्बम की शूटिंग किया था। रिकॉर्डिंग तो बॉम्बे में होती है, इलाहाबाद में होती है, रिकॉर्डिंग अलग चीज होती है, शूटिंग अलग। हाँ, मतलब आपकी शूटिंग हुई थी विदेशों में। अच्छा नेता जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति अब खत्म हो चुकी है? क्योंकि आपने देखा गठबंधन का क्या रिजल्ट आया पिछली बार,
वो भी बड़ी बड़ी ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सेवा रह जाएगा। जो पार्टी सेवा करेगी वही पार्टी को जनता लाइक करेगी, और जो पार्टी राजनीति करेगी वो पार्टी को जनता लाइक नहीं करेगी। आज की तारीख में कौन लग रहा है, कौन सा दल ऐसा लग रहा है कि खाली सेवा भाव करता हो? सेवा भाव में जो लोग जो क्षेत्र में लगे हुए हैं, सभी लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं। केंद्र में भाजपा लगी हुई है, प्रदेशों में कहीं पे भाजपा है, कहीं पे कांग्रेस है। तो क्या जो कांग्रेस के लोग की जो सरकारें चल रही हैं, तो क्या वो सेवा भाव से नहीं लगी हैं? क्या वो लोग भी सेवा ही कर रही हैं, और उनकी सेवा भी सफल तौर पर दिखाई दे रही है। मेरा खास तौर से प्रश्न उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष में है कि उत्तर प्रदेश में क्या आप गठबंधन की राजनीति चलेगी या फिर सिंगल पार्टी सिंगल शो रहेगी? मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन चल पाएगा। ऐसा मैं एक गट फीलिंग बता रहा हूँ, मेरे पास कोई एविडेंसेस तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल पार्टी की ही राजनीति चलेगी। आपको क्या लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई परिवर्तन होगा या अपरिवर्तित रहेगी? पहले मतलब सत्ता से बीजेपी आउट होगी या बीजेपी ही दोबारा 2022 में मिलेगी? नहीं, बीजेपी अगर आएगी तो कंपटीशन तो टफ होगा, बहुत क्लीन स्वीप नहीं होगा, कंपटीशन टफ होगा। मतलब बीजेपी के लिए कंपटीशन टफ है 2022 बिल्कुल। तो दूसरी पार्टी आप कौन देखते हैं जो बीजेपी को टक्कर देगी 2022 में? दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी दिखती है। मतलब बिल्कुल समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। वो तो डिपेंड करता है कि पार्टी के मुखिया हमको इस लायक समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अब तक तो फिलहाल नहीं समझा है उन्होंने। आपने बीजेपी प्रयास किया था, मुझे लगता है सपा प्रयास ही नहीं किया है। 2022 में मौका मिलेगा। और सर आपको बताएं, सपा में ही वैकेंसी है। सपा और बसपा में भाई बीजेपी के तो हर जगह विधायक है, आपको टिकट देने के मतलब अपने विधायक का टिकट काटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वैकेंसी खाली है समाजवादी पार्टी में, ऐसा नहीं है। बहुजन पार्टी में भी अगर वैकेंसी खाली है तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी उनके पुराने दावेदार तो हैं। नहीं, दावेदार नहीं, साथ साथ पुराने नेता लोग भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पुराने कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। चलिए, मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और सरकार से क्या? देखिए, लोगों से इस कोरोना की महामारी में मेरी हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि सरकार ने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन का सख्ती से बहुत ही डिसिप्लिन रूप में सभी लोग पालन करें। आज की तारीख में भगवान, अल्लाह, गॉड अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल सर्विसेज देने वाले जो हैंड्स जो आपकी सेवा में, आपकी जान बचाने में लगे हुए हैं। आज की तारीख में भगवान यही हैं, यही पूजनीय है, जो ये गाइड कर रहे हैं। इन्हीं के गाइडेंस पे सरकारें भी नियम कानून बना रही हैं। इनका सख्ती से पालन करें, इनका आदर करें, इनका अनादर ना करें। और जब इनका आदर करेंगे तभी अल्लाह, तभी गॉड, तभी भगवान, तभी जितने भी देवी देवता हैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है। सर, आप मनोज तिवारी टॉक शो में भाग लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अभी आपसे युवा नेता विदुप ग्रहरी जो बता रहे थे कि सरकार ने लॉकडाउन समय से कर करके बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसकी वजह से भारत अन्य देशों की अपेक्षा बचा हुआ है और कोरोना से लड़ने में सक्षम है। आपने अपील भी किया कि सब सरकारी गाइडेंस को माने और डॉक्टरों की बातों को माने, जिससे इस महामारी से हम लोग बच सकें। साथ में विदुप ग्रहरी जी ने यह नहीं बताया कि वो किस दल के नेता हैं और किस दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि मौका मिला और पार्टी अच्छी मिली या जो भी मिली तो चुनाव लड़ करके विधायक या सांसद बन करके ये समाज की सेवा करना चाहते हैं। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको प्रयागराज